नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पहचान की राजनीति ने साहित्य और संस्कृति की दुनिया को भी डस लिया है। अब उन्हें सांप्रदायिक और जातीय पहचान के संदर्भों में देखा और समझा जा रहा है। इस राजनीति ने समाज को ही विखंडित नहीं किया है, बल्कि सांस्कृतिक दुनिया को भी खंड खंड कर रही है। क्या इस खंडन और विखंडन में कुछ ऐसे शुभकारी तत्व मौजूद हैं जिन्हें शामिल करके बेहतर भविष्य की रचना की जा सकती है? इस छोटे से प्रश्न पर विचार करने का आग्रह करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे पत्रकारों में साहित्य की समझ कितनी है, इस मुद्दे पर बहस में हिस्सा ले रहे हैं नीरेंद्र नागर, राकेश कायस्थ और आकांक्षा पारे। जाने माने कथाकार और नाट्य लेखक अस्कर वजाहत से बात करेंगे व्यास सम्मान से पुरस्कृत उनके नाटक महाबली पर। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में चर्चा कर रहे हैं सलमान रुश्दी पर हुए हमले के पीछे की प्रवृत्तियों पर। व्यंग्य स्तंभ न काहू से बैर में ज्ञान चतुर्वेदी का जाति व्यवस्था पर कटाक्ष होगा और अंत में संजय कुंदन की नई कविताएं। अक्सर ये शिकायत की जाती है कि मीडिया साहित्य की उपेक्षा करता है, मगर क्या इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि हमारे पत्रकार साहित्य से दूरी बरतते हैं, उससे अलगाव रखते हैं? टीवी स्क्रीनों पर अक्सर नामी गिरामी एंकरों की साहित्यिक निरक्षरता उजागर रहती है और पत्रकारों को भी हम ये कहते सुनते हैं कि कविता कहानियों में क्या रखा है, हम उस पर अपना वक्त जाया नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है कि हमारे पत्रकार कितने मीडिया साक्षर हैं और उनकी इस साक्षरता या निरक्षरता का मीडिया पर कितना और कैसा असर पड़ता है। आज की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं नीरेंद्र नागर, राकेश कायस्थ और आकांक्षा पारी। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। नीरेंद्र, पहला सवाल आपसे है कि अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मीडिया, खासतौर से ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो साहित्य की उपेक्षा करता है, लेकिन क्या साहित्य की उपेक्षा की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पत्रकार आर्थिक रूप से साक्षर नहीं है? और हम बहुत बार स्क्रीन पर देखते हैं कि वो किस तरह के सवाल करते हैं, किस तरह की साहित्यिक जानकारी प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं क्या ये एक बड़ी वजह है कि हमारे पत्रकारों की साहित्य में दिलचस्पी कम है, साहित्य से दूरियां बढ़ गई हैं, या साहित्य को वो गैर जरूरी मानते हैं? मैं एक अपने संस्मरण से बताऊंगा। और हालांकि रायन माथुर जो संपादक थे, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक, उनके बारे में कह रहा हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब कई सवाल पूछे गए थे और ये भी पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साउथ के 3 लेखकों का नाम बताइए, और मैं एक भी नहीं बता पाया था, लेकिन उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, एक और साथी थे जो अभी अच्छी गजल लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। और जब रायन माथुर दिल्ली से बंबई आए थे तो शरद नाम है उनका, शरद ने उनसे कहा था कि मैं कविताएं लिखता हूं। तो माथुर जी ने परिहास के तौर पे कहा था कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि साहित्यकार हमारे ना आए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो मेरी समझ ये है, और शायद रायन माथुर की समझ भी ये थी, कि एक पत्रकार होने के लिए साहित्यकार होना जरूरी नहीं है। तो ये एक कारण है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो है वह एक मेडिकल, जैसे डॉक्टर की तरह है। मेडिकल साइंस भी साइंस है, फिजिक्स भी साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है। तो एक डॉक्टर अगर फिजिक्स नहीं जानता तो उससे जरूरी नहीं है कि भाई नहीं, साहित्यकार होना, कवि होना, कथाकार होना एक अलग चीज है। साहित्य से जुड़ाव होना, साहित्य के बारे में जानना, साहित्य को पढ़ना, ये एक अलग चीज है। आप जिस पेशे में हैं, जिसका संबंध भाषा से है, भाषा के ज्ञान से है, उसको बरतने से है, और जिसका सीधा संबंध साहित्य से भी होता है, तो क्या आपको लगता है, मैं साहित्यकार होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि केवल लेखक और कवि ही पत्रकारिता में होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन साहित्य का ज्ञान ही ना हो, क्या ये सही है? मैं अगर 30 साल से ज्यादा पत्रकारिता की, उस समय जब मैं शुरू में आया था तब लोग साहित्य से परिचित थे, और हिंदी से आए हों, हिंदी के जितने साहित्यकार हैं अच्छे,
उनसे वो परिचित थे, पढ़े हुए थे। लेकिन आज की पत्रकारिता इतनी बदल गई है कि आज की पत्रकारिता में कोई साहित्यकार न भी जानता हो, अगर मैं इंटरव्यू करता और मैं साहित्य के 2 सवाल पूछता तो शायद प्रेमचंद से या जिनेन्द्र कुमार से आगे वो नहीं बता पाते। लेकिन क्रिकेट में, खेल में क्या हो रहा है, मूवी में क्या हो रहा है, ये शायद वो निश्चित रूप से जानते हैं, और यही उनकी असली परीक्षा है। मैं एक अपना किस्सा खुद का बताता हूँ। मैंने भी पत्रकारिता के आने के बाद जो साहित्य था उससे मैं बहुत वो हो गया, बिल्कुल दूर हो गया। और वजह ये थी कि अगर आप पत्रकार हैं तो आप 24 घंटे, आज की तारीख पे टीवी जब से आया, आपको 24 घंटे आपको पत्रकारिता से जुड़े जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे आपको अवगत रहना पड़ता है। और आपका काम इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको समय ही नहीं मिलता कि आप साहित्य से पढ़ें। मेरी समझ ये है, ये कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि आज की पत्रकारिता, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब इंचार्ज था एक बार, और फरदीन खान के पास कोकेन पकड़ी गई थी। अब मैं फरदीन खान को किसी फिल्म में देखा था, लेकिन मैं परिचित नहीं था। मैंने उस खबर को साइड में रख लिया। 10 मिनट बाद मेरे न्यूज एडिटर आए और पूछा कि फरदीन खान की खबर आई है। मैंने, कौन फरदीन खान? बोला वो एक्टर है। मैंने कहा, एक एक्टर की आई तो थी। तो मैंने दिखाया, अरे आपने हमको बताया नहीं। तो आप जब शिफ्ट इंचार्ज हो तो आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि फरदीन खान कौन है, कितना बड़ा एक्टर है या नहीं है, बजाय इसके कि आप जिनेन्द्र कुमार ने क्या लिखा है या अभी साहित्य में क्या लिखा जा रहा है। तो शायद ये सब कारण है जिस कारण से पत्रकार को लगता ही भी नहीं, उसने स्कूल में जो पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, वहां तक ठीक है, मैंने भी वहीं तक पढ़ा है और एक एक किताब पढ़ी है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि उस पेशे से जुड़ा ये मामला नहीं है, इसलिए भी वो साहित्य से दूर होता है और उसके पास समय भी नहीं है, इस कारण से भी वो साहित्य से दूर होता है। जी, तो राकेश जी, फरदीन खान के बारे में पता होना चाहिए पत्रकार को, लेकिन अगर कोई बड़ा लेखक है, गीतांजलि को रहा है, तो उसके बारे में नहीं पता हो तो चलेगा क्या? ये चूंकि पत्रकारिता की प्रायोरिटी बदल गई है, आपको खेल के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंटरनेट की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन साहित्य नीचे चला गया है। साहित्य की कोई जरूरत नहीं है, जबकि साहित्य केवल भाषा का मामला नहीं है, आपको समाज, उसको वो किस तरफ जा रहा है, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई है। क्या साहित्य इसीलिए भी पत्रकारों की समझ बदल गई है साहित्य को लेकर? नहीं मुकेश जी, आपका जो विषय है, आप साहित्यिक साक्षरता की बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मतलब ये एक बुनियादी बात यहाँ से शुरू होती है कि भाई पता तो हो आपको, कम से कम। हम आपसे बहुत पढ़े लिखे लोगों की हमें अपेक्षा नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अगर गीतांजलि श्री को अगर बुकर मिले तो कम से कम कवरेज इतना हो जाए कि उससे आपका पाठक या आपका दर्शक अवगत हो। तो ये मुझे लगता है कि आपकी चिंता के मूल में ये है, ये बात है, और यहीं से ये बात शुरू होती है। तो मैं थोड़ा-सा, अगर मैं 20-25 साल पहले से अगर मैं देखूँ, तो जब अभी क्या है कि हमारी जो संपूर्ण चेतना को टेलीविज़न ने एक तरीके से ओवरशैडो कर दिया। मतलब मीडिया हम जब बात करते हैं तो मूल रूप से हमारे दिमाग में टेलीविज़न ही आता है, बाकी चीज़ें उसके बाद में आते हैं। तो टेलीविज़न ने भारतीय समाज को बहुत 20-25 सालों में मुझे लगता है बदला है, और प्रिंट मीडिया को भी बदला है उससे। आप देखिए कि जो है उनकी जो कहानी कहने की जो एक शैली है, जो या खबरों का संप्रेषण है, उसका तरीका जो है, मतलब वो अखबारों पे भी उसका असर हुआ है, वो काफ़ी हद तक बदल गई हैं। तो मैं अपने 2-3-4 छोटे-छोटे अनुभव बताऊँ कि शुरू में क्या होता था कि 2-3 घटनाएँ मैं याद कर सकता हूँ। हरिवंश राय बच्चन, सुमंगल सिंह सुमन और निर्मल वर्मा, इन 3 लोगों का निधन हुआ जब मैं न्यूज़ रूम में था टेलीविज़न के। और उस समय ये होता ये था कि सुमंगल सिंह सुमन गलती से छूट गए थे, जो मतलब कि उन पे कोई कवरेज नहीं हुई थी। बाकी बच्चन जो है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के वो पिता हैं जो है, तो वो फिर वो क्राइटेरिया आपका अलग हो जाता है देखने का। वो आप साहित्यकार के तौर पे कम और सेलिब्रिटी के तौर पे आप ज़्यादा देखते हो। और हाँ, प्रदीप भी थे जो, मतलब। लेकिन ये छूटने का एक अपराध बोध मैंने अगले दिन तक देखा, उस पर फिर पैकेज बना के लोगों ने चलाया, उस पे इनिशिएटिव लिया, और फिर ये बड़ी बातें हुई कि क्या हमको एक कार्यक्रम करना चाहिए अलग से, उतने बड़े रचनाकार हैं। फिर ये है कि प्राइम टाइम में जगह नहीं मिलेगी तो कहीं नॉन प्राइम टाइम में चला लो। तो इस तरह की ये चिंताएँ थी जो, मतलब। अब इस जनरेशन के बाद से क्या हुआ कि ये चिंताएँ धीरे-धीरे मुझे लगता है बहुत पारोशों में चली गई हैं, जो मतलब अभी ये है कि कोई शायद ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें मैं दोष जो है पत्रकारों को नहीं देता हूँ, मतलब। सवाल ये है कि क्या
पत्रकार से जो है साहित्यिक रूप से साक्षर होने की जो है, उसकी जो आवश्यकता जो है, वो लोग महसूस करते हैं जो उनसे काम लेते हैं। तो मेरा उसका जवाब है बड़ा सीधा कि वो महसूस नहीं करते हैं जो मतलब। तो एक बुनियादी जो एक संरचनात्मक बदलाव है जो मतलब पूरे उसकी जो मीडिया के परिदृश्य में उससे देखा जाना चाहिए। और ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो मैं इस बात को मैं खत्म करूँगा सिर्फ़ ये कहते हुए कि अब राजनीतिक बदलाव को जो है ना आप अलग करके नहीं देख सकते इस पूरी प्रक्रिया से जो मतलब। जैसे आपकी राजनीति बदलती है, जैसे अब देखिए बॉलीवुड में क्या हो रहा है अभी, कि पूरा बॉलीवुड जो है एक बॉलीवुड को एक तरीके से जो है बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसको ये लगता है कि एक ताकतवर माध्यम है, तो उस पे कब्ज़ा कर लें जो मतलब। साहित्य एक ताकतवर माध्यम उस तरह से नहीं है, जिस साहित्य की बात हम और आप करते हैं जो मतलब। लेकिन साहित्य एक ऐसा माध्यम है कि थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट है, लेकिन वो एक जो है एक उपेक्षित शिशु की तरह है जो मतलब, कि वो कोई परवाह ही नहीं जी करते लोग जो है, या उनको पता ही नहीं है जो मतलब जहाँ पता होता है, जैसे जी फॉर एग्जांपल जो बस इम्पैक्ट यही होते थे सवाल जंग है के। राकेश, इस सवाल यही है, पता ही नहीं है, पता करने की जरूरत भी नहीं समझ रहे हैं। मीडिया संस्थान को भी नहीं लगता है कि साहित्य एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे काम करने वालों को जानकारी होना चाहिए। और इस पर प्रश्न पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आकांक्षा जी, ये जो हम अक्सर देखते हैं स्क्रीन पर गड़बड़ियां होती हैं, मुझे याद आ रहा है कि इस तक की एक बहुत बड़ी नामी ग्रामी एंकर थी जिनको ये पता नहीं था कि शेक्सपियर दरअसल कौन थे। वो नाटक लिखते थे, वो कविताएं लिखते थे, वो कहानी लिखते थे, और प्रभाष जोशी ने अपने कॉलम में बाकायदा उसका जिक्र किया था, इस निरक्षरता का। तो अगर आप एक पत्रकार हैं, इतनी जागरूकता की अपेक्षा की जाती है कि वो शेक्सपियर, कालिदास और इन कम से कम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो रखे। और ये हम दूसरी साहित्यिक घटनाओं की उपेक्षा में या उनके कवरेज में भी देखते हैं। ये कौन सी मानसिकता है पत्रकारों में? क्या मैं सबको नहीं कह रहा हूं, पत्रकारों में बहुत सारे लोग ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिससे अलग हो गया। जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल, बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी जी बोलिए। मुकेश जी की आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मुकेश जी की आवाज सुन नहीं पा रही हैं आकांक्षा जी, मेरी सुन पा रही हैं आप? तो मैं जी, हेलो, आप से कनेक्ट कीजिएगा आकांक्षा, आप डिस्कनेक्ट करके दो कनेक्ट कीजिए, ठीक है? नीरन जी, मुझे लगता है कि ये जो डिजेनरेशन बात अभी राकेश जी ने कही, वो राजेंद्र माथुर के युग में ही शुरू हो गया था। जो आपने उनका स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं कि साहित्यकार ना आए, और मुझे लगता है कि वो पूरे उस दौर में ये साहित्यकारों के प्रति एक विरक्ति, नफरत का भाव नवभारत टाइम्स में और दूसरे अखबारों में भी आ गया था कि ये साहित्यकार आएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, साहित्यकारों को साहित्य से मतलब है, पत्रकारिता से मतलब नहीं है। और ये पत्रकारिता को शुद्ध बनाने के चक्कर में साहित्य को बाहर का रास्ता दिखाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्या उसी का परिणाम है जो आज देख रहे हैं? मतलब एक अति की तरफ चले गए। पत्रकार उस तरह से साहित्य भी ना हो, ये एक बात है, लेकिन पत्रकारिता साहित्य से रिश्ता ही तोड़ दिया जाए, ये दूसरी बात। मैं जो राजेंद्र माथुर के बारे में जो बताया, मैं ये नहीं समझता कि वो साहित्य से दूर थे। उनको ये कहना था कि पत्रकार को पहली प्राथमिकता जो है वह पत्रकारिता को देनी चाहिए और साहित्य उनका सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए। तो शायद उनका मकसद ये था। और जहां तक एसपी सिंह ने मुझे एक बार कहा था, हम लोग बड़े शर्मिंदा भी हुए थे। एसपी सिंह उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को उतना जानकार होना चाहिए जितना कि एक आईएएस के एस्पायरेंट को होना चाहिए। तो जब आईएएस के एस्पायरेंट को निश्चित रूप से साहित्य का मतलब एनीथिंग अंडर द सन, वो फरदीन खान के बारे में जाने, लेकिन वह गीतांजलि श्री के बारे में भी जाने। और अभी राकेश जो कह रहे थे, तो मैं भी आज समझता हूं कि कोई भी संपादक, चाहे किसी टीवी चैनल का हो या अखबार का हो, वह यह तो जरूर उम्मीद करेगा कि उसका जो सब एडिटर या जो भी रिपोर्टर है वह यह ना जाने कि गीतांजलि श्री ने अब तक कितने उपन्यास लिखे हैं, लेकिन गीतांजलि श्री को बुकर अवार्ड मिला है, वह उसको जानकारी होनी चाहिए। तो क्योंकि ये जो समय है वो स्टार का समय है, जो स्टारडम है, सेलिब्रिटी का समय है। तो अगर वो सेलिब्रिटी हो जाती तो आपको जानना है, लेकिन उसको बाकी हजारों जो हिंदी के लेखक है उनके बारे में ना जाने तब भी चलेगा।
तो शायद मैं तो कारण यही साहित्यिक है। साक्षरता की बात कर रहा हूँ, साहित्यिक साक्षरता की बात कर रहा हूँ, साहित्यिक विशेषज्ञता की नहीं। क्योंकि जी क्योंकि आप जो बेसिकली पत्रकार भी या जो मीडिया संस्थान वो बेचने वाले हो गए हैं। अगर हमारे खरीदार को साहित्य के बारे में जानकारी चाहिए तो हम देंगे। तो हमारे जो ग्राहक हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको क्या चाहिए? और ये भी एक कारण है कि पढ़ने की, एक उपन्यास पढ़ने के लिए आपको जितना समय लगता है, कहानी पढ़ने में जितना समय लगता है, दूसरे नंबर की वो काफी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल पे काफी टाइम देते हैं आज के लोग, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं। अगर किसी को ये पता चले, थ्री इडियट्स एक अच्छी फिल्म बहुत चली, वो भी चेतन भगत ने लिखी थी। तो अगर वो इंटरेस्टिंग किताब है तो लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो पहले तो यह पता होना चाहिए हिंदी पाठकों को, अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, कि जो साहित्य उसको परोसा जा रहा है वो इंटरेस्टिंग है। अगर वो इंटरेस्टिंग होगा तो शायद वो पढ़ेगा। तो वो शायद उसको अभी कंफर्म नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि मैं जो हिंदी की जी मैं किताबें, कहानियां वो इंटरेस्टिंग है नहीं, शायद। पाठकों की बात हाँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं पाठ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। पाठकों को हो सकता है सूचना न मिले, पत्रकार को तो सूचना मिलने में दिक्कत नहीं चाहिए, बशर्ते उनके अंदर इच्छा हो। लेकिन मैं आकांक्षा से वो, क्योंकि आप अब सुन पा रहे हैं आकांक्षा मुझे? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी, तो मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। मैंने अभी जिक्र किया था कि आज तक की एक बड़ी एंकर, ये पता नहीं था कि शेक्सपियर दरअसल क्या करते थे, और उसका जिक्र प्रभाष जोशी जी ने कॉलम में भी किया था। और ऐसी गड़बड़ियां हम कई बार देखते हैं जिसमें या तो उस विषय की समझ ही नहीं होती, साहित्य की समझ नहीं होती है। और ये जो प्रवृत्ति है जो बढ़ रही है, क्या इसकी वही वजह है कि साहित्य के मामले में हमारे पत्रकारों का रवैया ज्यादातर नकारात्मक होता जा रहा है? हाँ, ये आपने सही कहा। नागर सर ने जहाँ से बात शुरू की थी वो एकदम बिल्कुल, मतलब उसके आगे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन जो दूसरी चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ कि व्यावसायिकता का जो दबाव है, जो रेवेन्यू का दबाव है, वो मालिकों ने संपादकों पे दे दिया है। और आजकल जो संपादक भी आ रहे हैं, जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूं, मैंने एक ऐसे संपादक के साथ भी काम किया है जिन्होंने, एक बार मैंने उनको बोला कि सर इनकी पुण्यतिथि आने वाली है और हमें लगता है कि इनकी कोई रिलेटेड या तो हम वेबसाइट पे कहानी डालें, से रिलेटेड कोई एक आर्टिकल, एक ही पेज सिंगल दे, लेकिन हमें अपनी मैगजीन में देना चाहिए। तो उनका कहना यह था कि आपके 2 कौड़ी के मतलब साहित्यकारों की वजह से मैं अपना एक पन्ना बर्बाद नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए, अगर आप ये सोचकर इस कुर्सी पर बैठे हैं कि साहित्यकार 2 कौड़ी के होते हैं, तो उनका कहना यह है कि मेरा जो मुझ पे दबाव है वो रेवेन्यू जनरेट करने का दबाव है। मेरे पास एक एक पेज बिकता है, हर पेज की मेरे पास एक कीमत है। तो मैं, आजकल आप देख लेंगे एडिटोरियल का बड़ा मसला चल गया है, काफी सारे एडिटोरियल छपने लगे। तो जब वहां से पैसा आ रहा है, साहित्य तो आपको पैसा जनरेट करके नहीं दे रहा, साहित्य तो आपको अवेयरनेस दे रहा है और संतुष्टि दे रहा है। लेकिन संतुष्टि और अवेयरनेस कितने लोगों को चाहिए? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो नागर सर ने शुरुआत में कहा था, एक मिनिमम जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप बुक फेयर में जाएं और किसी बुक का लॉन्च हो रहा हो, एक बार एक किताब का विमोचन हो रहा था और नामवर जी खड़े हुए थे और एक पत्रकार आई और अच्छे हिंदी अखबार से थी, और ऐसा भी नहीं कि बहुत यंग थी इसलिए उन्हें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने पूछा, मुझे बोला कि ये जो बुजुर्ग से खड़े हैं ये कौन है? मैंने कहा ये नामवर सिंह हैं। तो मैंने कहा करते कुछ नहीं है, बस लिखते पढ़ते हैं। मतलब मैं नामवर सिंह के बारे में मैं उन्हें क्या बता सकती थी? तो बोले अच्छा आप एक काम कर सकती है। मैंने कहा बताइए। मुझे 5 सवाल बता दीजिए जो मैं उनसे पूछ सकती। मतलब इस स्तर के लोग वहां आके अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उनको इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि बुक फेयर साल में एक ही बार लगेगा और उनको साल में एक ही बार रिपोर्टिंग करने जानी, तो जितना साल भर में एक बार के लिए उनको विषय चाहिए या चीजें चाहिए, वो उतना छोटा मोटा जोड़ जुगाड़ के कर लेते हैं। दूसरी जो मुझे दिक्कत समझ में आने लगी है कि जो लेखक होते हैं या साहित्यकार भी होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ईगो पे लेते हैं, बुरा मानते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। एक बार मैं माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू करने के लिए गई। बहुत सारे सवाल पूछने के बाद मैं एक अंजाम उनके फिल्म थी और उस पर मैं एक सवाल पूछना चाहती थी, क्योंकि वो बड़ी अजीब तरह की मुझे फिल्म लगी थी, काफी सारी मेरी उससे असहमतियां थी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इतना कोशिश के बाद भी मैं अंजाम फिल्म का नाम ही याद नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे सिर्फ उनको स्टोरी लाइन बताई कि उसमें आप शाहरुख खान आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपको जेल हो जाती है, आपकी एक छोटी सी बच्ची होती है। तो उन्होंने हंस के कहा अच्छा वो अंजाम की आप बात कर रही हैं। तो जो अंजाम फिल्म की बात की तो उन्होंने मुझे हंस के
करेक्ट कर दिया और बता दिया और काफी अच्छे से जवाब दिया। लेकिन आप यही उलट के सिरा सोच के देखिए कि अगर आप किसी ऐसे बड़े साहित्यकार के पास जाएं और बोले सर आपकी कहानी में वो था, उपन्यास में ऐसा था, मुझे इसका प्लॉट याद है, उसका नायक का नाम याद है, लेकिन मुझे उसकी किताब का नाम याद नहीं है, वो आपको भगा देंगे। वो आपको इतना स्पेयर नहीं करेंगे कि नहीं आप बैठिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आपको इतना तो याद है ना कि कहानी क्या थी, प्लॉट क्या था, नायक क्या था। तो ये जो ईगो रहता है सर, बच्चे जो नए बच्चे होते हैं या पुराने पत्रकार भी होते हैं, वो जाने से डरते हैं कि पता नहीं किसी बात पे खफा हो जाएंगे। अच्छा आजकल एक फेसबुक लिंचिंग बहुत चल गई है, अगर आप छोटी सी गलती कर दें साहित्य के बारे में या साहित्यकार के बारे में तो लोग आपको एकदम निरक्षर समझेंगे। तो ये जो निरक्षरता होने का जो डर है, वो जो तमगा है, जो टैग है जो आप पे लग जाएगा कि अरे इनको यही नहीं मालूम, या आउटलुक में काम करती है। कई बार होता है चीजें नहीं मालूम होती हैं। जैसे हाल ही में आपने गीतांजलि श्री का जिक्र किया, तो गीतांजलि जी ने मुझे बोला, मैंने उनका इंटरव्यू किया, बुकर के पहले ही हम लोगों ने कर लिया था जब शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो वो इसी बात पे दुखी थी कि जागरण अखबार में किसी रिपोर्टर ने उनसे बात की और उन्होंने उनसे कहा कि मैं बुकर का इंतजार नहीं कर रही हूँ, लेकिन वही हड़बड़ी है कि वेबसाइट पे हम पहले दे रहे हैं, जल्दबाजी है, तो वो नहीं छूट गया। तो उसका पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल गया, मैं इंतजार कर रही हूँ क्या। और वो काफी नाराज हुई और उन्होंने इसी बात पर मुझसे भी बात करने से मना कर दिया कि मैं किसी हिंदी वाले से बात नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग लापरवाह हैं। तो आप देखिए छोटी सी भूल से जो 4 हिंदी वाले उनके पास जा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, या अपने संपादक को मना रहे थे कि सर 2 पेज दे दीजिए तो हम कम से कम, ये बड़ी चीज है, बड़ी घटना है हिंदी के लिए, तो उनका भी वो रास्ता छोटी छोटी गलतियों से बंद हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, साहित्यकार को भी सहिष्णु होना चाहिए, और जो प्रोफेशनलिज्म है वो तो है ही, खैर क्योंकि साहित्य कमा के उनको नहीं दे रहा है इसलिए उनकी जगह कम होती जा रही है। जी राकेश जी, ये 2 चीजें अपनी जगह पर है कि एक तो पूरा पत्रकारिता का माहौल बदल गया, मीडिया हाउसेस को चलाने वाले और संपादकों का नजरिया बदल गया, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर है। एक जो पत्रकार के अंदर खुद की भी एक प्रेरणा होनी कि मैं साहित्य से भी जुड़ूं, साहित्य के बारे में भी जानूं, क्या ये हमारे समाज के अंदर ही खत्म हो गया? इसलिए एक तरफ समाज ने उस पर सोचना छोड़ दिया है, दूसरी तरफ मीडिया हाउसेस ने छोड़ दिया है, तो अब पत्रकार को ये चीजें मिलेंगी कहाँ से? पत्रकार के अंदर ही ये भाव नहीं पैदा होता कि मैं अपने साहित्य, अपनी भाषा के साहित्य को जानूं। क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि समाज ही में पत्रकार साहित्य का दर्जा सबसे नीचे चला गया? आप नहीं जानते हैं तो कोई अपराध नहीं है। ये अपराध मतलब अगर दूसरी भाषाओं में जाने, आप बांग्ला या तमिल और तेलुगु और मलयाली में अगर अपने भाषा के बड़े लेखकों को नहीं जानते हैं तो ये एक तरह से माना जाता है कि आप कमतर हैं, लेकिन हिंदी में ये भाव नहीं होता। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतलब साहित्य बिल्कुल जो है खत्म हो गया समाज से। और क्योंकि मैं अब सोशल मीडिया भी देखता हूँ तो मुझे बहुत 22, 23, 24 साल, 25 साल के भी नौजवान ऐसे मिलते हैं जो मुक्तिबोध पे बात करते हैं। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि समाज के भीतर वो चीज़ें तो रहती हैं, लेकिन एक संस्थागत कोशिश जो होनी चाहिए उसको बढ़ाने की, वो खत्म हो गया। जो मतलब उसमें अवरोध है बिल्कुल जो है, क्योंकि अब मीडिया जो है कि कॉमर्शियल एंटिटी हो गई पूरी तरह से अपने आप में, तो वो उस चीज़ को देखेगी ही नहीं। जैसे मैं बहुत खराब उदाहरण दूँ उस बात का तो 20 साल पहले की बात है कि कोई झुग्गी झोपड़ी की एक बलात्कार की कोई खबर थी और वो खबर जो है चलाई नहीं गई जो न्यूज़ चैनल पे। तो अब सवाल पूछा गया क्यों नहीं चलाई गई, तो उस व्यक्ति ने जो है, जो प्रोड्यूसर था, भोलेपन में उसने मेल पे ये लिख दिया कि हमें ये कहा गया कि डाउन मार्केट है वो खबर, इसलिए मत लो। तो ये इंस्ट्रक्शन देना कि डाउन मार्केट हो, मत चलाओ इसको, और उसको स्वीकार करना सार्वजनिक तौर पे, तो फिर उस पे हंगामा मच गया कि नहीं, 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 हमने ये कब कहा, हमने तो ये कहा नहीं, और उस पे उसको डांट लगी। जबकि बात ये थी कि वो निरंतर ये समझाया गया था कि हमारे कंज्यूमर नहीं है जो मतलब। तो जो भी आपका कंज्यूमर नहीं होगा इस पूरे सेटअप में, उसकी कोई बात नहीं करेगा मीडिया मतलब। तो ये मेरे हिसाब से ये 2 बड़ी अलग-अलग चीज़ें हो गई हैं अब। कि साहित्य जो है देखिए अब कहाँ चल रहा है, हम ताना-बाना पे बात कर रहे हैं ना। हम किसी व्यावसायिक साहित्यिक ये पत्रकारिता के प्लेटफ़ॉर्म पे हम बात नहीं कर रहे हैं जो बड़ा कोई पत्रकारिता का एंटरप्राइज़ हो जो मतलब। हम जहाँ पे एक सेल्फ फंडेड या जो व्यक्तिगत जो है अपनी जो है प्रयासों से जो जो चलने वाले छोटे-छोटे प्रयास हैं जो मतलब, उसने साहित्य को जिंदा रखा। और मुझे लगता है हर समाज में ऐसा ही होता होगा। मतलब कोई बहुत भारत अपवाद नहीं है उसका, मुझे ये लगता है जो। तो जी
तो मैं एक आशा के तौर पे भी देखता हूँ। दूसरा मैं एक उदाहरण दूँ जो है, तो मैं बहुत नाउम्मीद इसलिए नहीं हूँ कि मैं छोटे-छोटे प्रयास दिखाई देते हैं। उदाहरण मैं दूँ कि मैं नवभारत टाइम्स मुंबई का जो है रविवार का जो दिन होता है जो है, उसमें लगभग आधा पन्ना साहित्य का होता है, कई बार 1 पन्ना भी होता है जो मतलब, और मुझे लगता है कि वो काम काफ़ी सुरुचिपूर्ण तरीके से किया जाता है। नई किताबों की बात होती है उसमें, लेखकों के इंटरव्यू होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनकी जो है व्यक्तिगत रुचि है, मतलब आपका ये भी होता है ना कि आप एक सेटअप में तो आप काम कर रहे हैं। सेटअप आपको उतना ज़्यादा एनकरेज नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके भीतर वो एक पैशन है, तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा पुश करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत ये भी चल रहा है मतलब, तो इससे हमको थोड़ा हौसला नहीं खोना चाहिए। लेकिन ये बात सही है आपकी कि जो मतलब स्थितियाँ तो अब काफ़ी बदल गई हैं। जी, वीरेंद्र, ये हौसला खोने वाली बात नहीं है, मैं तो बल्कि इसके उलट कह रहा था कि एक सिफा भी हो सकता है हम सबका, कि हो सकता है पहले भी ऐसा होता रहा हो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आज ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी पीढ़ी में भी सब लोग साहित्य से जुड़े ऐसे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हमारी पीढ़ी के भी हैं जो ये कहते हैं कविता कहानियों में क्या रखा है। ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं और वो नहीं पढ़ते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा था, उस समय भी था, आज भी होगा। कोई चीजें इतनी बदली हैं क्या जितना हम लोग सोच रहे हैं? ये बात सही हो सकती है। मुझे जैसे मैं अगर, चूंकि मेरा साहित्यिक घर है, पत्नी चूंकि लेखिका है, तो किताबें काफी हैं और मैगजीन्स भी आती रहती हैं। लेकिन मैं उससे ये पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ कि कौन सी चीज मुझे पढ़नी चाहिए। मैंने, मेरे पास जो टाइम है, मुझे आज भी ईदगाह याद है, मुझे आज भी पंच परमेश्वर याद है, उसने कहा था याद है। तो वो तो क्या पढ़ा था इसलिए याद है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ा था उसमें ओके, रहा होगा। हाँ। तो अगर आज भी मुझे ये पता चले कि ये बेस्ट है, किसको पढ़ना चाहिए, तो जो फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, मैंने जैसे राकेश ने कहा, कंज्यूमर, हमारा कंज्यूमर है, अगर हम पत्रकार हैं, हमारा कंज्यूमर है पाठक और दर्शक, और हमको उसको उसकी पसंद की चीज देना हमारा फर्ज है। तो अगर ऐसी चीज हो जो कि वाकई क्लासिक हो, तो शायद पत्रकार भी पढ़ेगा और शायद वो उसको परोसेगा भी। तो चूंकि वह तय नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये पत्रकार जो है खुद भी उससे वंचित रहा। और जहां तक दूसरी बात, मैं एक लाइन में कहूंगा कि ये जो निरक्षरता है वो साहित्य के बारे में नहीं है। मैं 2 इंस्टेंस बताता हूं। एक बार मुझे याद है, आज तक या कोई ऐसा बड़ा चैनल था जिसकी एंकर थी, जैसे आपने भी कहा कि उसको नहीं पता था शेक्सपियर कौन है। उस एंकर ने, आज से 5 साल पहले की बात है, इजराइल और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ था, उसने, और वो मैंने खुद देखा ये, उसने कहा कि इजराइल, उसने किसी से पूछा कि इजराइल और अमेरिका के बीच जो नई नई दोस्ती हुई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने, उस महिला को यह नहीं पता था 5 साल पहले कि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती कितनी पुरानी है। एक और बात बताता हूँ, एक पत्रकार थे टीवी चैनल के, वो इंद्रजीत गुप्त होम मिनिस्टर थे, और उनको कहा गया कि आप इनसे बात करो। वो बाइट लेने गया था, तो उसने इंद्रजीत गुप्त ने खुद ही शादी कहा। उन्हें बाद में बताया कि एक पत्रकार मेरे पास आया, मुझसे पूछा, और बाद में पूछा प्लीज आप बताएंगे कि आप कौन है। मैंने, वह पत्रकार जानता नहीं है कि हमारे देश का होम मिनिस्टर कौन है। तो ये जो निरक्षरता, एक बड़े टीवी चैनल की, प्रतिष्ठित चैनल की रिपोर्टर हाँ, थी जी। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति सिर्फ इसके बारे में नहीं है। मतलब आज पत्रकारिता में जो लोग आ रहे हैं ना, मैं कह सकता हूँ 70 to 80% ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से, जिसको मैं कहूँ सेकंड डिवीजन, अगर हम मार्क्स के आधार पर देखें तो मार्क्स के आधार पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जानकारी बहुत ही कम है। हाँ, वो एसपी सिंह कहते थे, अगर, चूंकि उन्होंने पढ़ाई के बारे में कहा था कि एक पत्रकार वो होना चाहिए जो आईएएस की जो जानकारी होती है, एस्पिरेंट की जानकारी उतनी होनी चाहिए। तो आज का पत्रकार उस मुकाबले में कुछ भी नहीं जानता, तो साहित्य तो बहुत दूर की बात है। जी, आकांक्षा, अंतिम सवाल है मेरा। मैं चूंकि मीडिया एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये मुझे लगता है कि अब जो बच्चे आ रहे हैं तो पत्रकारिता में, वो ज्यादातर पत्रकारिता का कोर्स करके आते हैं, और पत्रकारिता के जितने भी संस्थान हैं वहाँ साहित्य पर जोर नहीं दिया जाता है। वहाँ नौकरी से मिलेगी, आपको कौन से स्किल आने चाहिए उस पर जोर रहता है। तो वो जो एक तो मध्य वय साहित्य के प्रति जो पहले रुझान रहता था वो खत्म हुआ, फिर हमारे जो स्कूल खुले वहां से साहित्य कम होता चला गया, और अब पत्रकारिता पढ़ने वाले आने वाले संस्थानों में भी यही हाल हो गया है। तो इसलिए हम ज्यादा
टेलीविजन में, मीडिया में ये चीजें देख रहे हैं। जी, अनम्यूट कर लीजिए हाँ आप। सॉरी। हाँ सॉरी, जो अभी पत्रकारिता का कोर्स जी। डिजाइन किया है, पाठ्यक्रम या करिकुलम जो भी हम कहें, वो सही है कि उसमें जैसे जब मैंने पत्रकारिता की थी सन 2000 में, तब मुझे एक साहित्य विषय था, मतलब कम से कम हमें किताब और लेखक के बारे में पढ़ाया जाता था। पर अभी पिछले दिनों जब मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का भी देखा, तो पत्रकारिता का एमए में अगर उनको एक कोई कहानी पढ़ा दी जाती, तो मतलब पूरे समूचे साहित्य को या पूरे समूचे साहित्य संसार को एक कहानी या एक उपन्यास में समेट दिया जाता। तो इस वजह से भी क्या होता है, करिकुलम में अगर कोई चीज होती है, जैसे कुछ कहानियों के नाम जो नागर सर ने लिए, वो भी मेरे पाठ्यक्रम में थे, इसलिए मुझे पता है, फिर धीरे धीरे रुचि बढ़ती जाती है। तो अभी आप पाठ्यक्रम के हिस्से से ही चूंकि साहित्य को हटा देते हैं, तो बच्चों को भी नहीं पता होता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम सारा जोर ये है कि न्यू मीडिया सीखिए, कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखिए, है ना, मोबाइल जर्नलिज्म सीखिए, टीवी जर्नलिज्म, मतलब टीवी से भी आगे बढ़ के आजकल मोबाइल पे एडिटिंग करना सीखिए, मोबाइल जर्नलिज्म सीखिए। तो आजकल वो वाली वर्कशॉप्स चलने लगी। तो ये तो है ही कि अगर पाठ्यक्रम में छोटा सा हिस्सा रखा जाए, मतलब बहुत बड़ा पेपर ना हो, कम से कम 10 किताबों के बारे में, 10 अच्छे लेखकों के बारे में पढ़ाया जाए, तो कम से कम ये तो होगा कि बच्चों को एक आइडिया लगेगा। मतलब ये नहीं होगा कि जब निर्मल वर्मा नहीं रहे थे, तो मैं जिस पब्लिकेशन में थी, मेरी और मित्र हैं वो दूसरे पब्लिकेशन में थी, और वो क्योंकि शिमला में ही रह के रिपोर्टिंग करती थी, तो उनके संपादक ने उनसे कहा कि भाई निर्मल वर्मा का निधन हो गया और आप पे लिखना है। तो उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया कि यार कोई निर्मल वर्मा है क्या? मैंने कहा हाँ यार, आज उनका निधन हो गया, तो यार 5 किताबों के नाम बता दो, मेरे को कुछ लिखना है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैं अपने लिए पीस लिख ही रही हूँ, तो मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम उसको थोड़ा सा चेंज करके, तुमने कहा ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब उसने मुझे फोन करके सीधा यही पूछा कि कोई निर्मल वर्मा है क्या, क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम में पढ़ा, हमको जर्नलिज्म में पढ़ाया गया। तो इस तरह की जो आपने बहुत अच्छा शब्द गढ़ा है ना, इलिटरेसी, मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं साहित्य के प्रति, तो उसके प्रति थोड़ा रुझान तो पैदा होगा। तो कम से कम पाठ्यक्रमों में और नौकरी में, आपको पता है रोज कोई साहित्यकार बड़ा अचीवमेंट नहीं लाता है, या रोज पुस्तक मेले नहीं लगते हैं, या रोज साहित्यकार नहीं आप चला सकते हैं, लेकिन जो भी आप थोड़ा बुरा करते हैं, तो कम से कम बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भले ही नई किताबें पढ़े, नए साहित्यकार पढ़े, लेकिन एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होने से ये है कि डिसिप्लिन आएगा और बच्चे जानेंगे जरूर। जी, तो कुल मिला के हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर सकते हैं कि पूरा माहौल ही साहित्य विरोधी है, और उसमें जो लोग भी जितना भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए कि वो इस सब के बावजूद इतना सब कर पा रहे हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे मीडिया संस्थानों को, सिलेबस तैयार करने वालों को ये थोड़ी सी सद्बुद्धि आएगी और वो इन चीज़ों का समावेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की बहस में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। जाने माने कथाकार एवं नाट्य लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। असगर वजाहत को ये सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए दिया जाएगा। महाबली बादशाह अकबर और गोस्वामी तुलसीदास के बीच एक काल्पनिक संवाद पर आधारित है। असगर वजाहत इस समय हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे उनके इस नाटक पर बातचीत करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है वजाहत साहब। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ व्यास सम्मान के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो मेरा पहला सवाल है, महाबली आपके बहुत सारे नाटकों के बाद एक नाटक है। आपके बहुत सारे नाटक बहुत मकबूल हुए हैं। अब इस नाटक को ये सम्मान मिल रहा है, तो इस नाटक को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये नाटक दूसरे नाटकों से कई मानों में अलग है। इसलिए कई मानों में अलग है कि न केवल इसमें इतिहास, बल्कि इतिहास के साथ साथ जो उस युग की चेतना है, जो उस युग के सरोकार थे, जो उस युग के एक महाकवि की जो कोशिश थी समाज के प्रति और भाषा के प्रति, जो चुनौतियां स्वीकार की थी उसने, जो आज भी रेलिवेंट है, हमारे लिए आज भी रेलिवेंट है। तो ये उनकी एक प्रस्तुति है।
तो इसमें मतलब मुझे नाटक में धार्मिकता से कोई मतलब नहीं रहा है। जो पात्र धार्मिक है उसको मैंने उस रूप में रखा है, लेकिन मेरा जो मकसद रहा है वो उससे अलग रहा है, वो उससे अलग रहा है। तो और मुझे लगता रहा है कि वो मकसद जो है वो आजकल हमारे आपकी समस्याओं से, समाज से कहीं न कहीं मेल खाता है, कहीं न कहीं उसका अर्थ निकलता है। केवल ऐसा नहीं है कि वो इतिहास है, केवल ऐसा नहीं है कि वो धर्म है, बल्कि वो हमसे आज से जुड़ा हुआ है। तो यही कारण रहा कि मैंने इस विषय को नाटक के लिए चुना। ये है। जी, जी। तो इस नाटक में आपने सत्ता और कला या साहित्य या साहित्यकार, रचनाकार के संबंधों को देखना चाहा है, उसकी पड़ताल करनी चाहिए है। क्या जी, जी। इस संबंध को आज जिस तरह के रिश्ते बन गए हैं, उनसे जोड़कर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज के जो रिश्ते बन गए हैं उनसे जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि आज जो केंद्र में है हमारे समाज के वो राजनीति है। राजनीति इतना अधिक केंद्र में है कि राजनीति के अलावा और लोग किसी विषय पर सोचना और बात करना प्रेफर नहीं करते। मतलब ये है कि वो केवल राजनीति रहती है। तो और जबकि हम ये देखते हैं कि राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो कलाओं की है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा आपको कि राजनीति समाज से कुछ लेती है, समाज से मांगती है, शक्ति समाज से मांगती है और कलाएं समाज को शक्ति देती हैं। तो बिल्कुल उल्टी भूमिका है। कलाएं जो है वो सशक्त करती हैं समाज को और राजनीति जो है वो समाज से शक्ति लेती है ना? तो ये हमारे समाज में आज हो रहा है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश में इस बात का उल्लेख करना कि कलाओं का महत्व जो है वो बड़ा महत्व है, राजनीति से बड़ा महत्व है, क्योंकि राजनीति काल और स्थान तक सीमित होती है। कलाएं जो है वो काल और स्थान से परे निकल जाती हैं, आगे निकल जाती हैं। तो सम्राट अकबर जो है इतिहास के पन्नों में बंद है, लेकिन तुलसीदास घर घर में मौजूद है, वर्तमान में है। तो महत्व किसका हुआ? किसने समाज को बनाया? कौन समाज के साथ कितना रिएक्ट किया पॉजिटिवली और किसका कितना असर लिया समाज ने? तो अकबर का उतना नहीं लिया जितना कि तुलसीदास का लिया, निश्चित रूप से। तो ये हमारे आज के समाज से, आज की स्थितियों से जुड़ी हुई बात है, जो मध्यकाल के कवि और एक सम्राट के संबंधों के माध्यम से सामने लाई गई है। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने तुलसीदास को ही क्यों चुना या सम्राट अकबर को ही क्यों चुना? वही कालखंड क्यों लिया? हाँ, देखिए ऐसा है कि जिन संबंधों की मैं बात करना चाहता था कि कला और सत्ता, ये दो पात्र इतिहास के बड़े रोचक हैं। मतलब इतने रोचक हैं कि उनके माध्यम से एक हम नाटक की अच्छी कल्पना कर सकते थे। अकबर जो है वो सामान्य और साधारण शासक नहीं था, वो भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो प्रतिभाओं को पहचानता था और प्रतिभाओं का सम्मान करता था और प्रतिभाओं को अपने पास रखना चाहता था। तुलसीदास उसके युग के एक बहुत बड़े प्रतिभाशाली कवि थे और दो लोग ऐसे थे, टोडरमल और ये अब्दुल रहीम खान खाना, जो दोनों के बीच में पुल का काम करते थे। दोनों जानते थे सम्राट को भी और तुलसीदास को भी। और अकबर तुलसीदास के काम से और राम कथा से परिचित था, जिसका प्रमाण ये है कि उसने रामटका नाम का एक सिक्का ढलवाया था जिसमें राम और सीता का चित्र था। ये एक सोने का सिक्का था जो अभी भी देखा जा सकता है संग्रहालयों में। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से जानते हैं। दोनों
एक दूसरे के प्रति उनके मन में एक भावनाएं हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दोनों ये भी मानते हैं कि उनका दोनों का मतलब रोल एक दूसरे के साथ मिल के कोई बहुत बनता नहीं। तुलसीदास जो है वो कभी दरबार के आश्रय में नहीं जाते। अकबर कोशिश करता है उनको बुलाने की, लेकिन वो जाते नहीं है। तो इस तरह से ये दो पात्र जो हैं वो सत्ता और कला के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। जी, आपने तुलसीदास और अकबर समकालीन भी थे, लेकिन इन दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, इन दोनों में कोई मुलाकात नहीं हुई, और जो कुछ बातें अभी आपने की हैं वो सारी एक सपने में हो रही है। नाटक में वो स्वप्न के अंदर ये सारी चीजें घटित हो रही है। तो यहाँ कल्पनाशीलता का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सत्ता के दो अलग तरह के केंद्र हैं, एक कला की सत्ता है और एक राजनीतिक सत्ता है। इनके बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि संतों को सीकरी से क्या काम, ये दूसरे कवि भी कह चुके हैं, है ना। और एक दूसरा संबंध हम देखते हैं कि जफर और गालिब साहब या मीर का जो उस समय का संबंध था वो एक दूसरे तरह का संबंध था। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये संबंध भी अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के साथ बदलते रहते हैं? आज के जो संबंध हैं वो बिल्कुल फर्क होंगे अकबर और तुलसीदास की, जिसकी कल्पना की आपने। देखिए, ये बहुत रोचक बात है। सत्ता का चरित्र जो है वो ये तय करता है कि कला के साथ उसके संबंध कैसे हो। सत्ता का चरित्र ये तय करता है, और ये युग युग में सत्ता का चरित्र जो है बदलता रहता है। अलग अलग युगों में उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी सोच, उसके विचार, उसके संस्कार वो बदलते रहते हैं। तो आज कुछ और हैं, तुलसीदास के समय में कुछ और थे, बहादुर शाह जफर और गालिब के काल में कुछ और थे। तो इसी हिसाब से ये संबंध जो है वो कला और सत्ता के बदलते हैं। तो जहां जहां हम देखते हैं कि सत्ता जो है वो बहुत ही निर्मम है, निरंकुश है, और वो एक तरह से अधिनायकवादी है, तो उसके 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 सामने कला का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जहां सत्ता का ये चरित्र थोड़ा बदलता है तो वहां कला का महत्व जो है वो शुरू हो जाता है। और मैंने इसको बीच की स्थिति को लिया है, यानी तुलसीदास और अकबर के समय में राज सत्ता और कला के जो संबंधों की स्थिति है वो बीच की है। यानी सत्ता न तो उसको अस्वीकार कर रही है, और कला भी उसको, सत्ता को अस्वीकार एक माने में नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से कवि गए वहां, है ना, अकबर के दरबार में गए, बहुत से प्रतिभाशाली लोग गए। तो ये बीच की स्थिति थी। तो इसलिए बीच की स्थिति से एक अच्छा उदाहरण बनता है। तो इस कारण से इसको लिया गया। और ये जाहिर सी बात है कि हर युग में अलग अलग स्थितियां रही। जी, वजह साहब, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि आज के वातावरण में हम पूरा जो एक तरह का संघर्ष देख रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में देख रहे हैं। उस समय आपने तुलसीदास जी को लिया है, जो हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं, राम कथा लिख रहे हैं, और उस समय तो चलिए उस कदर पॉपुलर नहीं हुए थे वो, लेकिन वो थे। दूसरी तरफ सम्राट अकबर हैं, जो उदार किस्म के शासक हैं, जो दीन इलाही चलाते हैं, जो तमाम धर्मों के बीच समन्वय चाहते हैं। तो वहाँ इस पूरे प्रकरण को आज के संदर्भ में रखने का लेखक का उद्देश्य क्या है? देखिए, आज हम लोग बात करते हैं उदारता की, सहिष्णुता की। आज हम बात करते हैं कि दूसरे के विचारों को सम्मान देने की बात करते हैं। तुलसीदास का एक बहुत बड़ा काम ये भी है। आज हम देखिए समन्वय की बात नहीं करते हैं। आज तुलसीदास जो है वो पूरी तरह समन्वय की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, इकट्ठा करने की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो क्या करते हैं
कि ज्ञान के ऊपर जो भाषा का ताला लगा है, ज्ञान के ऊपर जो भाषा का ताला लगा है, उस ताले को खोलने की बात करते हैं, उस ताले को खोल देते हैं, है ना, जो कि एक तरह से फिर ज्ञान का लोकतांत्रिकरण होता है, वो डेमोक्रेटाइज करते हैं विचार को। तो ये सारी चीजें आज के संदर्भ में समझने और देखने वाली हैं कि 16वीं शताब्दी के एक कवि ने अगर ऐसा किया था और उसके ये मूल्य थे, इस कारण उसने राम कथा की रचना की, तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को अपने जानने और देखने और समझने की जरूरत पड़ना चाहिए। ये क्या बात आप ये कहना चाहते हैं कि असहमति का जो मूल्य था और आज जो असहमति को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, ये नाटक इस बात को रेखांकित कर रहा है कि तुम अपनी हाँ, जगह, बिल्कुल। हम अपनी जगह, हमारे विचार, जी हाँ, जी। हमारा सोच अलग है और हम अपने तरह से रह रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमारा सोच अलग है, अपनी तरह से रह रहे हैं, लेकिन दूसरे के लिए, है ना, दूसरे के लिए हमारे मन में पूरा सम्मान है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अपने विचारों को इम्पोज कर रहे हैं। तुलसीदास ने कहीं इम्पोजिशन नहीं किया है, उन्होंने एक समन्वय किया। उन्होंने अपने जो विरोधी है, जो दुष्ट लोग हैं, उनको भी उन्होंने प्रणाम किया है कि भाई दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये कि वो स्पेस दे रहे हैं, हर तरह के विरोध को एक स्पेस दे रहे हैं। जो स्पेस देने का काम जो है समाज को आगे बढ़ाता है, उसको विकसित करता है, डेवलप करता है। आज स्पेस देने का काम उस स्तर के ऊपर जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, है ना। तो ये स्पेस देने की भी बात है। तो इस तरह से आज के संदर्भ में, और खास तौर से जो मैंने भाषा वाला मुद्दा रखा है, तो भाषा वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी ज्ञान पर भाषा का ताला है। इस भाषा के ताले को कौन खोलेगा, कौन खोलेगा? काफी जटिल सवाल है, काफी बड़ा सवाल है, जो इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने आता है। जी, तुलसीदास सत्ता को चुनौती देते तो कहीं नहीं दिखते, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल वो सही दोहा तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मस्जिद में सोई हैं, मस्जिद में सोई हैं, मांग के खाई है, या ऐसा कुछ है। तो वो अपनी स्वायत्ता को स्थापित कर रहे हैं, एक कवि के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर। क्या जी। उसी परंपरा को आप यहाँ रेखांकित कर रहे हैं? देखिए, जब उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए गए और उनका बड़ा विरोध हुआ, और ये उनकी जाति के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि वो उनकी जाति ठीक नहीं है, आदि, तब उन्होंने कहा था कि मैं जो है मस्जिद में सो लूंगा, मांग के खा लूंगा, मुझे अपनी लड़की किसी के लड़के से ब्याहना नहीं है। अच्छा, अब तुलसीदास जैसा कवि ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में सो जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस समय मस्जिद में भी कोई सो सकता था जो मुसलमान न हो, या इस्लाम पर विश्वास न करने वाले के लिए भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए थे, है ना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में जाके सो सकता हूँ। तो ये भी देखिए उस युगीन चेतना को सामने लाने वाली बात है, जो आजकल शायद मुझे नहीं लगता कि उतनी संभव होगी, है ना, कि वो दरवाजे खुले हैं मस्जिद के भी और कोई भी जाके किसी भी तरह से वहाँ, मतलब, तो ये है कि ये सारी बातें आज के संदर्भ में समझने की और आज के संदर्भ में उनको परिभाषित करने की है, कि आज के हिसाब से देखा जाए कि ये क्या है। और नाटक जो है वो नाम के हिसाब से महाबली, ये जो काल्पनिक मुलाकात है अकबर की और तुलसीदास की, इस काल्पनिक मुलाकात में नाटक जो है क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचता है कि दरअसल महाबली कौन है। महाबली अकबर अपने आप को महाबली संबोधन उनको बहुत पसंद था, अपने आप को महाबली कहलवाते थे लोगों से। लेकिन महाबली दरअसल है कौन? क्या महाबली हम उसे कहेंगे
के जो समय की और स्थान की सीमा तक सीमित है। अकबर का जीवन समाप्त हो गया, अकबर नहीं है, इतिहास में चले गए। लेकिन वो कवि जो अभी भी है, लोगों के बीच में है, जीवित है। तो इस नाटक के क्लाइमेक्स में जो तुलसीदास कहते हैं वो यही है अकबर से कि आप इतिहास में रहेंगे और मैं सदा वर्तमान में रहूंगा। वर्तमान में, तो वर्तमान में रहने वाला अधिक महत्वपूर्ण हुआ, महाबली हुआ, इतिहास में रहने वाला नहीं हुआ। तो ये भी जो है वो आज बहुत महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली बात है कि कलाओं के महत्व को हम समझें। राजनीति का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व को हटा के जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि कला को जो महत्व दिया जा रहा है वो एक प्रकार से समाज में जो योगदान दे रही हैं चीजें, वो निर्विवादित रूप से कलाएं हैं। देखिए, राजनेताओं के बारे में तो धारणाएं बदलती रहती हैं, लेकिन कलाकार के बारे में रविशंकर ने सितार कैसा बजाया, वो कितने बड़े संगीतकार थे, ये कभी विवाद का विषय नहीं बनेगा। लेकिन किसी राजनेता की जो स्थिति है वो विवाद का विषय बन सकती है। इसीलिए हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में नोटों के ऊपर राजनेता की नहीं, म्यूजिक कंपोजर की फोटो छपती है, बेथोवेन की तस्वीर छापते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनका योगदान समाज में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पीढ़ियों, जनरेशंस को जिन्होंने इनलाइटेंड किया, जनरेशंस को जिन्होंने अच्छे एक संस्कार दिए, उनकी अभिरुचियों को संवारा, सुधारा, बनाया। तो समाज को बनाने का काम जो करते हैं वे कलाकार हैं, वो गीतकार हैं, वो फिल्मकार हैं, वो लेखक हैं। इनके महत्व को एक ये नाटक जो है वो बल देता है तुलसीदास के माध्यम से, और इसी के ऊपर ये नाटक समाप्त होता है, इसी बिंदु के ऊपर कि जी। दरअसल महाबली हमको। बजाज साहब, हिंदी में ये हमेशा से शिकायत रही है कि नाटक बहुत कम लिखे जाते हैं और अच्छे नाटक बहुत और भी कम लिखे जाते हैं। तो और फिर जी। नाटकों को पुरस्कृत करने की भी बहुत स्वस्थ परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि महाबली को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ हिंदी में आपने सही कहा कि ये बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि नाटक को वो स्थान नहीं मिल पाया जो कहानी या उपन्यास या कविता को मिला। लेकिन दूसरी भाषाओं में ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे मराठी में नहीं है और गुजराती में नहीं है, कन्नड़ में नहीं है। बड़ी रोचक बात है कि मेरे हिंदी में लिखे हुए नाटक हिंदी में होने से पहले कन्नड़ और मराठी में हो जाते हैं अनुवाद के रूप में। तो कन्नड़ और मराठी के समाज जो है नाटक के प्रति जागरूक है। हिंदी में ऐसा क्यों नहीं है, ये बहुत गंभीर और बड़ा विषय है। इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा होने की जरूरत है। हिंदी में नाटक के दर्शक क्यों नहीं है, हिंदी में नाटक का पूरा परिदृश्य मजबूत क्यों नहीं है, क्या कारण रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जाने की जरूरत पड़ेगी इतिहास में, और हमें वो बातें खोजनी होंगी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, अब स्थितियां बदल रही हैं और हिंदी में नाटक जो है वो एक बहुत मजबूत विधा के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो खास तौर से इस प्रकार के अगर नाटक को सम्मान मिलेंगे तो स्थितियां और तेजी से बदलेंगी, ऐसा लगता है। जी, एक अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूँ। क्या वजह है कि इस दौर के लेखकों को बार बार इतिहास में जाना पड़ रहा है, ज्यादा जाना पड़ रहा है? हो, ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, बहुत मजे का सवाल है। देखिए,
एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं इरफान हबीब, तो उन्होंने कहा है कि इतिहास हमारे घर का पता है। इतिहास हमारे घर का पता है। अगर हम अपने घर का पता भूल जाएं तो हम कभी अपने घर पहुंच नहीं सकते। अगर हम इतिहास को सही नहीं समझ पाए तो हम वर्तमान को भी समझ नहीं सकते। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास ही हमको वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है। हम आज ऐसे क्यों हैं, इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा, इसका जवाब इतिहास में मिलेगा। हमें आज ऐसा क्यों बना दिया गया, इसका जवाब इतिहास में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो लेखक इतिहास की ओर जाते हैं तो उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। और शायद हमारे यहाँ ही नहीं, एशिया के अन्य देशों में भी लेखक जो है वो इतिहास के प्रति एक प्रकार का लगाव रखते हैं, क्योंकि इतिहास एक समझ देता है, इतिहास एक समझ देता है अपने समय को समझने की। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक सच्चाई क्या ये भी नहीं है कि आज सारी लड़ाई इतिहास के मैदान में लड़ी जा रही है? खंगाला जा रहा है इतिहास को, अपने अस्त्र शस्त्रों की तरह उनका इस्तेमाल हो रहा है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। देखिए देखिए, इतिहास का इस्तेमाल साहित्य में दो तीन तरह से होता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे, तो उनका पूरा कंसर्न ये नहीं था कि हम केवल इतिहास लिख रहे हैं। उनका कंसर्न था कि हम अपने वर्तमान को, अगर उनके यहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, तो वो अंग्रेजों को उन्होंने दिखाने के लिए दूसरे नाम दिए, दूसरे किए। उन्होंने जो भारत का उस जमाने में जो सांप्रदायिक संघर्ष था उसको दिखाने के लिए उन्होंने दूसरे समुदायों के नाम लिखे, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अपने वर्तमान को रेखांकित करना था, वर्तमान को संबोधित करना था। तो ये वर्तमान को संबोधित करने के ही काम है जो इस प्रकार से किए जा रहे हैं, और ये एक तरीका है। मैं नहीं ये कहता कि यही तरीका सही है, यही होना चाहिए। वर्तमान को वर्तमान के रूप में भी लेखकों को लेना और लिखना जरूरी है, और मैंने भी लिखा है। और तो लेकिन ये है कि इतिहास केवल इतिहास नहीं होता है जब हम उसको एक रचनात्मक कृति बनाते हैं, ये बात। जी, मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया था कि क्या हमारा लेखक समाज आज इतिहास को लेकर बहुत विचलित है, क्योंकि इतिहास को लेकर इतना सब कुछ चल रहा है वर्तमान में, तो क्या ये भी प्रभावित कर रहा है हमारे लेखकों को कि वो भी इतिहास में जाकर देखें या उनका इस्तेमाल सही ढंग से सही संदर्भों में कर सके? ये एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के तौर पर देखा जा सकता है इसको। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ऐसा है कि लेखकों को अपने अपने इतिहास को समझने, पुनर्परिभाषित करने की बहुत जरूरत पड़ती है, और ये बड़ा खतरनाक काम है। मैं आपको बताऊं, बहुत खतरनाक काम है। ये इतना खतरनाक काम है कि अगर आप सच्चाई सामने ला दें तो सैकड़ों तरह के आरोप लगने लगेंगे, और लोग ये कहेंगे कि ये तो आपने बहुत गलत बात की है ना। तो एक तरह से रिस्क उठाना भी है, खतरा भी है। इतिहास को लाना, इतिहास पे लिखना, इतिहास को समझना, वो बहुत खतरनाक काम भी हो सकता है ना। जी। तो ये हो रहा है। इसी के साथ साथ और भी है। मैंने देखिए बहुत से नाटक मेरे ऐसे हैं कि जो हमारे आज के वर्तमान समाज और जीवन वगैरह वगैरह के ऊपर हैं, लेकिन इतिहास मुझे आकर्षित करता रहता है, आकर्षित किया है, तो इस वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया बजाज साहब, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका शुक्रिया कि आपने समय दिया और मेरी बात लोगों तक पहुंचने में मदद की। तो ये आजकल बड़ा रेयर है, लेखक की बात को लोगों तक पहुंचाना मीडिया के माध्यम से। ये काफी दुर्लभ है आजकल, जो काम आपने किया है, जो आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले के पीछे मुसलमानों के एक हिस्से की उग्रता और आतंकवादिता तो है, मगर कई और कारण भी हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और सत्ता से सवाल न करने देने की मंशा से भी प्रेरित है। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में इसी मंशा से सजग और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ, दूसरी आवाज। दूसरी आवाज में आज मैं हाल में हुई एक भयानक दुर्घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो दुर्घटना है न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर एक जानलेवा हमला होने की। सलमान रुश्दी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के बड़े लेखकों में गिने जाते हैं और दशकों पहले उन्होंने अपने उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन से भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के लिए एक नई राह खोजी थी, नई निर्भीकता और अंग्रेजी का भारतीय बहुलता से एक तरह का चटनीकरण करके। वो विवादास्पद लेखक रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण लेखक हैं। और उनके एक और उपन्यास सैटनिक वर्सेस यानी शैतानी पद्य को भारत ने सबसे पहले प्रतिबंधित किया था, क्योंकि उससे कुछ मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंची थी। बाद में ईरान ने न केवल इस उपन्यास को प्रतिबंधित किया बल्कि एक फतवा जारी किया जिसके अंतर्गत सलमान रुश्दी की हत्या करने की बात थी। इसमें जाना जरूरी नहीं है कि सलमान रुश्दी ने जो लिखा वो कितना आपत्तिजनक था। संसार के बड़े बड़े उपन्यास और बड़ी बड़ी कलाकृतियां कई मायनों में हर काल में आपत्तिजनक ही मानी गई, लेकिन एक उपन्यास को लेकर उसके उपन्यासकार की हत्या का फतवा जारी हो, ये बहुत अनहोनी बात थी। उसकी वजह से सलमान रुश्दी को अनेक बरसों तक अज्ञातवास में रहना पड़ा, कड़ी सुरक्षा के बीच रहना पड़ा और उनकी इस दारू यंत्रणा से संसार भर में लेखक समाज ने उनसे सहानुभूति प्रकट की, उनका साथ दिया। इस हमले के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर रहे और अब वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी गंभीर है और ये नहीं कहा जा सकता कि उनको इस हमले से कोई स्थायी क्षति नहीं पहुंची थी। भारतीय लेखकों ने भी जाहिर है एक लेखक पर इस हमले की निंदा की है। ईरान ने अपने को इस हमले से अलग किया है, पर अपने फतवे पर पुनर्विचार नहीं किया है, उसको बरकरार रखा है। भारत ने आधिकारिक रूप से इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अब यूं तो ये मामला सिर्फ इतना है, क्या कहने
कि एक उपन्यासकार ने उपन्यास में कुछ ऐसे अंश लिखे हैं जो एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। वैसे आजकल भावनाओं को ठेस बहुत पहुंचने लगी। कभी कोई कलाकृतियां, कभी कोई वक्तव्य, कभी कोई घटना तरह तरह के धर्मों के मानने वालों को की भावनाओं को चोट पहुंचाती है। हमारे मित्र पुरुषोत्तम अग्रवाल ने तो एक उपन्यास ही लिखा जिसमें उन्होंने ये भी तजवीज़ की कि भावना के ये जो आहत भावनाओं का एक अलग मंत्रालय ही बना देना चाहिए। पीछे की पृष्ठभूमि जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी ओर इशारा आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में आलोक रॉय ने किया है, जो प्रेमचंद के नाती हैं, एक सजग बुद्धिजीवी होने के अलावा। हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पश्चिम ने बिना किसी कारण के हमले किए हैं, उनकी कई परंपराओं को और कई आधुनिकताओं को, उनके कई व्यवस्थाओं को नष्ट किया है। इराक जिसका बड़ा भारी उदाहरण है। तो इसके पीछे सिर्फ एक उपन्यास के आपत्तिजनक अंश का मामला ही नहीं है, इसके पीछे कुछ और चीजें भी है जो होती रही हैं और जिनकी वजह से शायद इस्लाम की एक बड़े वर्ग की उग्रता और आतंकवादिता बढ़ी है। हमारे यहाँ इस समय भारत में ये आहत भावनाओं के समूह बहुत सक्रिय हैं और अगर देखा जाए ध्यान से इन भावनाओं का, इन आहत भावनाओं का बहाना बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित, बाधित या खंडित किया जाने लगा है। और ये लगातार कोशिश है कि हम प्रश्न न पूछें, हम दी गई सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक व्यवस्था के बारे में कोई सवाल न उठाएं। जो कुछ राज्य कर रहा है उसको वैसा ही के वैसा मान लें। उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार हमको नहीं है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनाई गई सत्ता है। लेखकों, कलाकारों पर खूंखार हमले भारत में भी हुए। आपको याद हो कि कम से कम 4 बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतारा गया है। कुलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर और गौरी लंकेश, और इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो किसी निर्णायक मुकाम पर नहीं पहुंचे। अभी तक किसी को दंडित नहीं किया गया है। आप में से कुछ को याद होगा कि इसी के विरोध में हम कुछ लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी और अन्य राज्य संस्थाओं के पुरस्कार देश भर में वापस किए थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये स्थिति बद से बदतर होती गई। ये नहीं है कि हम पर वो खतरे आयद नहीं है। शायद हमारे यहाँ
जो हत्या, हिंसा, घृणा, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार की मानसिकता को बल मिल रहा है और वो फल फूल रही है, वो कुछ भी कुकर्म कर सकती है। हमको सचेत रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, सिर्फ लेखकों को नहीं बल्कि नागरिकों को भी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला लेखकों का निजी मामला नहीं है, ये सबकी स्वतंत्रता का मामला है, सबकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। और सलमान रुश्दी के साथ जो कुछ हुआ है वो हमें एक बार फिर चेतावनी दे रहा है। संजय कुंदन की पहचान एक ऐसे कवि के तौर पर की जाती है जो अपने समय को बहुत पैनी नज़र से देखता है और फिर उसे ऐसी कलात्मकता के साथ व्यक्त करता है कि उनकी कविताएं लोगों के दिलो दिमाग में सीधे गहरे उतर जाती हैं। आज उनसे सुनते हैं उनकी कुछ ताज़ा कविताएं। कविता का शीर्षक है नफरत। कंक्रीट के जंगल में साए साए बह रही है नफरत। कंक्रीट के जंगल में साए साए बह रही है नफरत। मुश्किल में हैं वे चंद लोग जो नफरत नहीं कर पा रहे, जो सबको गले लगाना चाहता है वही सबसे अकेला है यहाँ। जब वो कहता है वह सबसे प्यार करता है, उसे संदेह से देखा जाता है और बहुरूपिया माना जाता है। यहाँ तक सोचा जाता है वह बाहर कैसे, उसे तो अब तक अंदर होना चाहिए। थोड़ा मजाक और ज्यादा हिकारत से कहा जाता है बड़ा गांधी बनने चला है। गनीमत है सबको साथ लेकर चलने वाले के रास्ते खोजता वह। गनीमत है सबको साथ लेकर चलने के रास्ते खोजता वह। पूरा गांधी नहीं बन पाया, वरना मार ही दिया गया होता। दूसरी कविता है कमजोर कवि। मैं रहता हूं अपनी कमजोर कविताओं के एक छोटे से संसार में। मैं रहता हूं अपनी कमजोर कविताओं के एक छोटे से संसार में, जैसे एक कमजोर आदमी रहता है अपने लिए एक छोटी सी जगह काटकर किसी शहर में। वह कमजोर आदमी छोटा मोटा काम करता है, जैसे एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण कार्य में पत्थरों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है, या फिर ईंटें भिगोता है। वैसे ही कुछ शब्दों को अपनी आत्मा के जल में भिगोकर ले आता हूं मैं अपनी कविताओं में, जो लगती हैं बेडौल, अलंकार विहीन, पिछड़ी हुई सफल कवियों की कविताओं के सामने। कविता के प्रदेश में किसी फुटपाथ पर गुजर बसर करता हुआ मैं अलक्षित और अनाम ही रहूंगा, कमजोर लोगों की तरह। पर हो सकता है किसी ख्यात नाम कवि के किसी वाक्य में कौंध पड़े, अचानक मेरा कोई शब्द, मेरी किसी कमजोर कविता का कोई वाक्य एक नया जन्म ले किसी सिद्ध कवि की कविता में। जैसे कमजोर लोगों का खून पसीना
लगा है शहर में, मैं भी कविता को सींचता रहूंगा अपनी तरह से। अगली कविता का शीर्षक है नेहरू को गाली देता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन लोगों के बीच उठता बैठता था वे अक्सर नेहरू को गाली देते रहते थे और देश की सारी समस्याओं के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते थे। इंजीनियर भांप गया था कि नेहरू के खिलाफ बोलने पर सामने के लोग खुश हो रहे हैं और मोहल्ले में बढ़ रही है उसकी स्वीकार्यता, जो कि जरूरी है। आखिर संकट में काम आएंगे यही मोहल्ले वाले। हालांकि उसे नेहरू के बारे में कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसे याद था कि स्कूल में बाल दिवस के मौके पर बच्चों को चॉकलेट मिला करती थी और पढ़ाई नहीं होती थी। वह नेहरू के बारे में नहीं जानता था, वह सिर्फ अंकों की भाषा जानता था। वह जीवन में जरूरी चीजों को अंकों की तरह सीखता था। नेहरू विरोध को भी उसने अंकों की तरह अपनाया था। वह जब भी खिन्न होता नेहरू को कोसता। जब उसके बजाय उसके सहकर्मी को तरक्की मिलती, वह अपने बॉस की नहीं नेहरू की लानत मलामत करता। उसके बच्चे का रिजल्ट खराब होता, उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती, वह नेहरू की धुलाई करने लग जाता। एक और कविता है दास्ता। दास्ता के पक्ष में दलीलें बढ़ती जा रही थी। दास्ता के पक्ष में दलीलें बढ़ती जा रही थीं। अब जोर इस बात पर था कि इसे समझदारी, बुद्धिमानी या व्यावहारिकता कहा जाए। जैसे कोई नौजवान अपने नियंता के प्रलाप पर अभिभूत होकर ताली बजाता था तो कहा जाता था लड़का समझदार है। कुछ लोग जब यह लिख कर दे देते थे कि वे वेतन के लिए काम नहीं करते, तो उनके इस लिखित झूठ पर कहा जाता था उन्होंने व्यावहारिक कदम उठाया। अब शपथ पूर्वक घोषणा की जा रही थी कि हमने अपनी मर्जी से दास्ता स्वीकार की है और यह जो हमारा नियंता है उसके पास हम ही गए थे कहने कि हमें मंजूर है दास्ता, हम खुशी खुशी दास बनना चाहेंगे। ऐसा लिखवा लेने के बाद नियंता निश्चिंत हो जाता था और भार मुक्त। अब बेहतर दास बनने की होड़ लगी थी। एक बार दास बन जाने के बाद कुछ लोग अपने मन के पन्नों पर कई करार करते रहते थे। जैसे एक बांसुरी वादक तय करता था कि वह अगले 50 वर्षों के लिए अपनी बांसुरी किसी तहखाने में छुपा देगा। कई कवि अपनी कविताएं स्थगित कर देते थे। ये लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर दास्ता से लड़ाई का इतिहास क्यों ढोया जा रहा है, और शहीदों की मूर्तियां देखकर उन्हें हैरत होती थी कि कोई इतनी सी बात पर जान कैसे ले सकता है। जाति व्यवस्था ने न केवल हमारे समाज को श्रेणियों में बांट रखा है, बल्कि ऊंच नीच की भावना को भी दिलो दिमाग पर बैठा दिया है। इसीलिए हर गतिविधि, हर समस्या और हर समाधान में जाति का सवाल प्रमुखता के साथ उठ खड़ा होता है।
जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ में जाति के इसी शाश्वत सवाल पर टिप्पणी कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ना काहू से बैर। रचना का शीर्षक है कौन जात के हो भाई। जनगणना वाले उस दिन घर आए, फॉर्म भरते भरते पूछने लगे, भाई आपका नाम? गणेशी लाल। गणेशी लाल ने कहा उम्र होगी सर 62-63 साल। तो आपकी उम्र तो आज़ाद हिंदुस्तान के बराबर है। मेरी हालत भी सर उस जैसी ही है। और आपकी जात? मैं अपनी जात नहीं बताना चाहता। बतानी तो पड़ेगी, सरकारी ऑर्डर है। मैं अगर कहूँ कि मेरी कोई जाति नहीं है तो घुसपैठिए हो। क्यों मुझे घुसपैठिए क्यों कह रहे हैं? देखिए, भारत के हैं अगर आप तो कोई ना कोई जाति तो आपकी होगी। हमें फालतू ही संदेह का मौका क्यों देते हैं? जल्दी से फॉर्म भर दें, जाति बताएं, ख़त्म करें। अभी हमें 10 जगह और जाना है। देखिए, वास्तव में मेरी कोई जाति नहीं है, सच्ची। अरे हमको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? ऐसा कैसे संभव है कि कोई भारत में रहता हो और उसकी कोई जात ना हो? हमारे तो बातचीत ही इस वाक्य से शुरू होती है कि बाबू कौन जात के हो। पर सच है साहब, मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई जात नहीं है। यार हमें तो कह दिया, तुम किसी और को ना बोल देना, मारे जाओगे। हम तो मास्टर लोग हैं, जनगणना में जोत दिए गए हैं, सुन लेते हैं। मास्टर तो सब सुन लेता है, दूसरे तुम्हारी ये बात नहीं सुनेंगे। आप मास्टर हैं ना, तो फिर बताइए कि आज़ाद भारत के स्कूलों में बच्चों को जाति प्रथा से ऊपर उठकर सोचना आप लोग क्यों नहीं सिखाते? क्या हम सब भारतीय नहीं कहलाते? हम सब भारतीय नहीं कहला सकते? क्या कोई बिना जाति के नहीं रह सकता इस देश में? क्यों नहीं रह सकता? बस छुप के रहना पड़ेगा। मान लो कोई खुलकर रहे और जाति की बात ना करे तो लोग कहेंगे साले की जाति ऐसी है कि छुपा रहा है, बोल नहीं रहा। क्या मनुष्यों में कोई ऐसी जाति भी हो सकती है सर कि मनुष्य को अपने मनुष्य होने पर शर्म आए? क्या किसी जाति विशेष का होने से कोई मनुष्य कमतर मनुष्य हो जाता है सर? यार तुम ऐसी बातें मत करो, ये नेतागिरी की बातें मत करो। खुद भी मरोगे, हमें भी मरवाओगे। अभी कोई राजनीतिक नेता या जाति गुट के लोग सुन लेंगे तो खाप पंचायत बिठा के हमारी एस्टेसी कर देंगे। आप तो अपनी जाति बताइए सर। मनुष्य लिख लीजिए, जातियों की सरकारी लिस्ट में मनुष्य का नाम नहीं है। क्या सरकार ने मनुष्य को खारिज कर दिया है? भैया सरकार की लिस्ट में मनुष्य था ही कब? पर ये तो गलत है। जो सरकार इन्हीं जातियों के गणित से तैयार हुए हो, जो नेता जाति की प्राणवायु पर टिके हों, जो राजनीतिक जातिवादी हम्माम के अंदर और बाहर नंगी होने में महसूस करे, और जो व्यवस्था सारी कायनात को ही जातिगत हम्माम में बदलने को तुली हो, वहाँ तो हर फॉर्म, हर कुर्सी, हर प्रमोशन, हर दंड और हर इनाम इसी आधार पर तय होगा कि भैया तेरी जाति क्या है। ये तो संविधान के खिलाफ बात हुई सर, ये तो गलत कह रहे हैं आप। देखो, तुम संविधान की बात मत करना। संविधान हमारी पूजा की वस्तु है। पूजा की किताब को मंदिर में धरा जाता है, उसे फील्ड में नहीं ले जाते। तुम तो अपनी जाति बता दो ताकि हमें फटाफट फॉर्म भर दें और बात ख़त्म करें। यार परेशान मत हो। गणेशी लाल, जिसने इतने लंबे जीवन के अनुभव के बाद जाना था कि देश की बहुत सारी बीमारियों की जड़ में यही जाति प्रथा है, मजबूरी में अपनी जाति लिखवा रहा है। आज़ाद भारत के एक सजग नागरिक को सरकार ने वापस वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से वास्तव में यात्रा शुरू होनी थी। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।